students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी का क्रैश कोर्स। सो आरसीसी के इस क्रैश कोर्स के सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा ये जो पहला सेशन है आरसीसी का, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है, आरसीसी का वेटेज कितना रह सकता है, और साथ में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से यूनिट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट्स का ब्रीफिंग मैं आपको दूंगा, कैसे कैसे आरसीसी हमें पढ़ना है, और साथ में हम पहली जो यूनिट है उसे स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आरसीसी जो है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसका जो वेटेज है आजकल एग्जाम के अंदर जेई और एई एग्जाम्स की अगर हम बात करें, एई जेई एग्जाम्स की, तो इसमें जो इसका वेटेज है अब वो काफी बढ़ चुका है और लगभग आप ये मानिए 10 to 15 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। ठीक, तो यहाँ पर 10 to 15 मार्क्स का इसका वेटेज है और इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कोडल प्रोविजन पे रहते हैं। तो कौन सा कोड हम फॉलो करेंगे, उस कोड का क्या नाम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पर जो इसका जो वेटेज, जैसे जियोटेक है उसका भी वेटेज काफी अच्छा होता है एग्जाम्स के अंदर, तो लगभग 10 मार्क्स का जियोटेक का वेटेज होता है और उससे भी ज्यादा वेटेज आरसीसी का होता है। आरसीसी एक सिविल इंजीनियरिंग का वो सब्जेक्ट है जिसमें काफी डिटेलिंग है, हमें फील्ड चीजों को भी साथ में कंसीडर करना है, साथ में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी समझने हैं, ठीक है, और कोडल प्रोविजंस भी हमें याद करने हैं। तो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पे आरसीसी कवर करूंगा। सबसे पहली जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू आरसीसी स्ट्रक्चर, दूसरी है डिजाइन ऑफ बीम, अगली है डिजाइन फॉर शेयर, नेक्स्ट इज डिजाइन फॉर बॉन्ड एंड नेक्स्ट इज डिजाइन फॉर टॉर्शन। तो ये हमारे पास टोटल 5 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये 5 यूनिट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर हम मेनली डिस्कस करते हैं फ्लेक्सर मेंबर की डिजाइनिंग, ठीक है। यहाँ पर लिखा जरूर है डिजाइन ऑफ बीम सेकंड यूनिट में, पर वहां पर हम मेनली बेंडिंग के एस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर मेंबर, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, उनको हम कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एक मेंबर तो हमारे पास कौन सा होता है, फ्लेक्सर मेंबर। फ्लेक्सर मेंबर वह होते हैं जिनमें लोड लगने पर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स जनरेट होता है, और वहीं पर दूसरे मेंबर जिनमें कंप्रेशन जनरेट होता है, जिनमें डायरेक्ट कंप्रेशन आता है, ऐसे मेंबर को हम बोलते हैं कॉलम, कंप्रेशन मेंबर या कॉलम, ठीक है। और कॉलम के अंदर मेनली कैसा इफेक्ट आता है, एक्सियल कंप्रेशन का इफेक्ट आता है, साथ में बेंडिंग यानी बकलिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आरसीसी से जो मेंबर बनाए जाते हैं वो या तो फ्लेक्सर मेंबर होंगे। अब फ्लेक्सर मेंबर के परिवार में कितने सदस्य आते हैं, एक तो आ जाती है बीम, दूसरा इसमें आ जाता है स्लेब, और एक और इसके अंदर आ जाता है फुटिंग, ठीक है। तो जो फुटिंग है, जो स्लैब है, जो बीम है, इनमें जब भी ट्रांसवर्स लोड लगेगा तो बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स जनरेट होता है। बेंडिंग ज्यादा डोमिनेट करता है शेयर के ऊपर, और बेंडिंग का ही एक और नाम फ्लेक्सर है, इसलिए इन सब मेंबर को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सरल मेंबर बोलते हैं। वहीं पे जो कंप्रेशन जिनमें आता है उसे हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो फ्लेक्सर मेंबर है उनकी मेनली डिजाइनिंग बेंडिंग से गवर्न होती है, इसलिए जो सेकंड यूनिट है डिजाइन ऑफ बीम, उसमें लिखा बीम है बट वहां पे हम बेंडिंग के एस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं। अब बीम के अंदर फ्लेक्सर मेंबर के परिवार में जो बीम स्लैब फुटिंग है, तीनों भाई बहन जो हैं, बीम स्लैब फुटिंग तीनों फ्लेक्सर मेंबर है। और बीम इजी टू अंडरस्टैंड है, इमेजिन करना आसान, इसलिए पहले बीम से स्टार्ट करेंगे। तो हम बीम के अंदर बेंडिंग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 में, थर्ड यूनिट में शेयर डिस्कस करेंगे, फिर बॉन्ड डिस्कस करेंगे, फिर टॉर्शन डिस्कस करेंगे। जब हमारा ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम कोडल प्रोविजन पढ़ेंगे बीम्स के। अब जितना हमने यहाँ पर यूनिट नंबर 2 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक जितना हमने फ्लेक्सर मेंबर का सीखा, वो सब कुछ स्लैब पर एप्लीकेबल है। तो बस स्लैब क्या होती है ये हमें बस पढ़ना है, बाकी स्लैब के कोडल प्रोविजन ऑलरेडी हम कवर कर चुके होंगे, और स्लैब के सारे डिजाइनिंग पैरामीटर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। वो कैसे अप्लाई करना है स्लैब में, बॉन्ड का चेक कैसे अप्लाई करना है, शेयर का चेक कैसे करना है, और बेंडिंग के लिए कैसे स्लैब को डिजाइन करना है, वो सिर्फ हम स्लैब के अंदर सीखेंगे। अगला जब फुटिंग की बात आएगी तो फुटिंग भी फ्लेक्सर मेंबर है, तो फुटिंग का जो हमारे पास क्राइटेरिया है बेंडिंग का, शेयर का, बॉन्ड का, वो सब हम इन यूनिट्स में डिस्कस करेंगे। जब फुटिंग कंप्लीट होगा तो हमारा पूरा फ्लेक्सर मेंबर यहाँ पर दी एंड हो चुका होगा।
अब हमें पढ़ना है कॉलम्स को यानी कंप्रेशन मेंबर को, तो उसको डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है कि जैसे समय के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चरल मटेरियल की बात करें तो स्ट्रक्चरल मटेरियल के अंदर हम यूज करते हैं सबसे मेन, एक तो सीमेंट कंक्रीट जिसमें कोई रेनफोर्समेंट नहीं होता। कुछ स्ट्रक्चर हम सीमेंट कंक्रीट से बनाते हैं, फिर लोड और बढ़ता है तो हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट को पीसीसी भी कहा जाता है, और शायद आपको लगता होगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मतलब है सिर्फ सीमेंट कंक्रीट, तो इसमें रेनफोर्समेंट भी होता है। तो सर अगर इसमें रेनफोर्समेंट है तो फिर आरसीसी क्या चीज है? तो अंतर इतना सा है कि आईएस कोड के अकॉर्डिंग आरसीसी में कुछ मिनिमम परसेंटेज स्टील होना चाहिए फॉर मिनिमम लोडिंग कंडीशन, जितना आरसीसी में आता है। ठीक है, जहां से आरसीसी बनाना चालू करते हैं वहां जितना लोड आता है उसके लिए कुछ मिनिमम रेनफोर्समेंट हमें रखना पड़ता है। तो अब वहां पर क्या है कि जो उससे भी अगर कम स्टील दें तो उसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। मतलब विदाउट रेनफोर्समेंट इज सीमेंट कंक्रीट, बट विद सम रेनफोर्समेंट इज प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जितना मिनिमम आरसीसी में बोला उससे भी कम दिया तो प्लेन, बट जितना मिनिमम आरसीसी में बोला उतना दिया या उससे अधिक दिया तो वो आरसीसी कहलाएगा। और समय के साथ क्या होता है कि आरसीसी जो है वो भी अब उतना स्ट्रेंथ वाला या थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल प्रूव होता है। तो एक नई टेक्निक है, नया मेंबर है, नया मटेरियल है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स। तो फिर हम पीएससी पे शिफ्ट होते हैं। मतलब जब लोड बहुत कम है तो हम सिर्फ सीमेंट कंक्रीट से बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा है तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उससे भी ज्यादा है तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, और उससे भी ज्यादा है तो फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इससे भी अगर ज्यादा लोड आता है तो फिर हम शिफ्ट होते हैं यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर, स्टील मटेरियल के ऊपर। तो स्टील पे तब शिफ्ट होते हैं जब आरसीसी से ज्यादा लोड आ जाए। तो आरसीसी से अधिक लोड है तो हम पीएससी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और पीएससी नहीं करना है तो हम स्टील भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल जब हम कोई मान लो ब्लॉक बना रहे हैं, पेडेस्टल बना रहे हैं तो सीमेंट कंक्रीट, फाउंडेशन वगैरह बना रहे हैं जहां पे थोड़ा बहुत रेनफोर्समेंट देंगे वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट। नॉर्मल किसी बिल्डिंग में, पब्लिक बिल्डिंग या रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर, प्राइवेट बिल्डिंग में हम बीम स्लैब कॉलम बना रहे हैं तो आरसीसी, पर ब्रिज वगैरह में अगर हमें आरसीसी से बनाना है तो हम पीएससी यूज करेंगे। और इंडस्ट्रीज में भी ज्यादा लोड आता है, आरसीसी जितना ले सकता है उससे ज्यादा, तो फिर हम स्टील स्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसका जो पूरा सब्जेक्ट है स्टील का वो अलग है, जिसको बोलते हैं स्टील डिजाइनिंग, डिजाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, और वो हमारा पूरा अलग ही सेपरेट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर हमें मेनली यहाँ पर जो फोकस करना है वो फोकस करना है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और मेनली इसको भी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मेनली आरसीसी और पीएससी। ठीक है, तो यहां पर जब हमने ये सब पढ़ लिया तो लास्ट में हम प्री स्ट्रेस्ड मेंबर क्या होते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, क्या उनकी टेक्निक है, उनमें क्या क्या लॉसेस होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसको सीखें। तो आजकल जो ब्रिजेस वगैरह कंस्ट्रक्शन होता है उनमें जो गर्डर स्लैब होती है वो भी प्री स्ट्रेस्ड मेंबर से ही बनाई जाती है। अब क्या है कि जब हमें आरसीसी का फ्लेक्चर मेंबर या स्लैब या फुटिंग या कॉलम डिस्कस करना है तो हमें पता होना चाहिए कि आरसीसी बनाने के लिए क्या कोर सेग्रीगेट अच्छा है, सैंड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वाटर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एड मिक्सचर क्या होना चाहिए। तो यानी कि और फिर रेनफोर्समेंट कितने प्रकार के हम प्रोवाइड करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या स्ट्रेंथ ले सकते हैं। तो वो सब के लिए हमने यहाँ पे यूनिट रखी है, पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू आरसीसी स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर हम पहले आरसीसी क्या है उसको समझेंगे, कैसे आरसीसी बनता है उसको समझेंगे, और फिर डिजाइनिंग चालू करेंगे। तो आइए अब इसमें सर ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहली यूनिट जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगली है कोडल प्रोविजन ऑफ बीम्स एंड स्लैब, देन उसके बाद अगली जो यूनिट है वो कॉलम इंपॉर्टेंट है, एंड देन प्री स्ट्रेस मेंबर। ये 4 यूनिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली यूनिट जो हमारी है इंट्रोडक्शन टू आरसीसी स्ट्रक्चर, यूनिट नंबर 1, अब हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि जो हम यहाँ पर आरसीसी पढ़ने जा रहे हैं ये बना कैसे, उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है जो सीमेंट कंक्रीट है, आरसीसी का मतलब है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो सीमेंट कंक्रीट प्लस रेनफोर्स्ड मटेरियल प्लस स्टील और मिलकर क्या तैयार होता है, आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसमें आपको यह समझना है कि जो स्टील है वो डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, और स्टील जो है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी है। और दूसरा
यहाँ पर जो स्टील है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों है? क्योंकि स्टील अलॉय है किसका? आयरन और कार्बन का, जिसमें कार्बन कम से कम कितना होता है? 2% होता है, और आयरन कितना होता है? 98% होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? कि जो स्टील का पूरा वॉल्यूम होगा उसमें आयरन कार्बन का जो कंपोजिशन है वो पूरे वॉल्यूम में हर जगह सेम रहना है। मतलब हर जगह 2% ही कार्बन मिलेगा। आप स्टील के कहीं से भी उसको चेकआउट करिए, यही कंपोजिशन मिलेगी। वहीं पर सीमेंट कंक्रीट क्या है? सीमेंट कंक्रीट जो है वो एक ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है? सडन कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर ज्यादा लोड लग गया तो जितना लोड वो ले सकता है उससे ज्यादा लोड लगा तो उसमें सडन कोलैप्स बिहेवियर देखने को मिलता है। वहीं पर उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम होती है। मतलब काफी कमजोर होता है कंक्रीट के, इसमें टेंशन के अंदर काफी कमजोर होता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। और कंक्रीट जो है उसमें मेन ध्यान रखना है, जो कंक्रीट है वो हमारा हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर है किसका? सीमेंट का, सैंड का और ग्रेवल, या सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों है? क्योंकि अगर कंक्रीट को हम ऑब्जर्व करें और पूरे वॉल्यूम को देखें तो हर जगह जो कंपोजिशन होगा सीमेंट का, सैंड का, ग्रेवल का, वो सेम नहीं रहने वाला, वो वेरी करेगा। ठीक है, तो इसलिए सीमेंट कंक्रीट कौन है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। स्टील कौन है? होमोजीनियस मिक्सचर। पर आरसीसी कौन है? सर आरसीसी भी एक मिक्सचर है। अरे आरसीसी मिक्सचर हो ही नहीं सकता। अगर आरसीसी मिक्सचर होता तो आप मुझे बताओ, क्या आपने सीमेंट कंक्रीट में स्टील को मिक्सी में या मिक्सर में पीसकर मिलाया क्या? नहीं, हम स्टील को कंक्रीट में मिलाते नहीं है, हम स्टील को कंक्रीट के साथ में रखते हैं। पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दो मटेरियल से मिलके बनने वाले ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंपोजिट मटेरियल बोला जाता है। यानी आरसीसी एक कंपोजिट मटेरियल। ठीक है, आरसीसी कौन है? कंपोजिट मटेरियल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर आरसीसी क्यों बनाया गया, कहां से ये कॉन्सेप्ट आया। तो सबसे पहले बात आती है, हम बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट से। सीमेंट कंक्रीट बच्चों क्या है? एक ब्रिटल मटेरियल है, और ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है? सडन कोलैप्स होता है। तो जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो टेंशन में काफी कमजोर है। मतलब जो कंक्रीट है वो टेंशन में क्या है? वेरी वीक है। ठीक है, और साथ में ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल कैरेक्टर जो है वो आपके डिजाइनिंग के लिए, स्ट्रक्चरल मटेरियल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? उसका रीजन समझते हैं। उसका मेन रीजन ये है ब्रिटल कैरेक्टर का, कि जैसे हमारे पास कोई बीम है, ठीक है, और जैसे ये बीम है तो इस बीम के अंदर मान लो ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। तो यहां पर क्या आएगा? मूवमेंट आएगा, बेंडिंग मूवमेंट आएगा। अब मूवमेंट आया, मान लो बेंडिंग मूवमेंट आया फ्लेक्सर मेंबर में, तो यहां पर क्या आएगा? बेंडिंग कंप्रेशन, और यहां पर क्या आएगा? बेंडिंग टेंशन। तो उसकी जो ताकत है कंक्रीट की वो बहुत कम है टेंशन में, तो उसमें यहां पर क्या आ जाएंगे? क्रैक्स आ जाएंगे, तो वो ज्यादा लोड नहीं ले पाएगा। मतलब हमें बहुत जल्द, मतलब हमें फिर दूसरा मटेरियल ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि सर आप कंक्रीट के ही पीछे क्यों पड़े हैं? कंक्रीट में ऐसा क्या जो किसी और में नहीं? अगर कंक्रीट में आपको इतनी ही दिक्कत है और वो इतना ही कमजोर है तो दूसरा कुछ ले लो। तो बात ही आती है बच्चों, कंक्रीट के ऐसे दो एडवांटेज हैं जिसको आज तक कोई इंसान रिप्लेस नहीं कर पाया या कोई और दूसरा मटेरियल रिप्लेस नहीं कर पाया। उसकी सबसे बड़ी खासियत है उसकी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि वो कुछ भी दूसरा शेप रिगेन कर सकता है, जो शेप में ढालो वो शेप ले लेगा। अगर आपको एक बाजा बनाना है किसी चौराहे पे, रोटरी पे लगाने के लिए किसी कवि की याद में, तो आप वो बाजा कंक्रीट से बना सकते हो। आपको हेलीकॉप्टर का डमी बनाना है, आप कंक्रीट से बना सकते हो। आपको जो शेप बनाना है आप वो इससे बना सकते हो। ठीक है, तो कंक्रीट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। और दूसरा कंक्रीट का एडवांटेज ये है कि जो कंक्रीट होता है उसमें हम आगे पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जो कंक्रीट का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला आदमी है वो कोर्स एग्रीगेट है। और कोर्स एग्रीगेट हमें चट्टानों से मिलता है, और चट्टानें हमारी इस पृथ्वी पे काफी अबंडेंट मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए कंक्रीट जो है वो काफी सस्ता है, वेरी चीप है। तो ये सबसे एक हमारा मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। इसलिए हम कंक्रीट के पीछे ही पड़ेंगे, और हमें कंक्रीट ही चाहिए और हमें दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। अब जो है इसमें दिक्कत है, उस दिक्कत के लिए हमें सॉल्यूशन निकालना है।
क्या दिक्कत, ब्रिटल है, तो कोई डक्टाइल मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दो। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, ऐसा मटेरियल लिया जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। ठीक है सर, तो क्या करें, तो फिर भैया खोजा गया ऐसा मटेरियल और ऐसा मटेरियल ढूंढ के निकाला गया। ठीक है, अब अगली पॉइंट समझना। अब एक बात समझते हैं, सर ये रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है। सर रेनफोर्समेंट का मतलब आप हमसे पूछ रहे हो, सर रेनफोर्समेंट का मतलब आप हमसे पूछ रहे हो, हमसे मत पूछो। रेनफोर्समेंट का सर सिंपल सा मतलब है, रेनफोर्समेंट का मतलब है स्टील। ये एकदम बिल्कुल ब्लंडर है। रेनफोर्समेंट का मतलब स्टील नहीं होता। रेनफोर्समेंट का मतलब समझना, रेनफोर्समेंट दो शब्द से मिलकर बनाए, री प्लस एनफोर्समेंट, री प्लस एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट का मतलब बच्चों स्ट्रेंथ होता है, रेनफोर्समेंट का मतलब स्ट्रेंथ होता है, और री का मतलब होता है दोबारा, दोबारा मतलब अगेन। मतलब रेनफोर्समेंट एक वह प्रक्रिया है जिससे आप किसी भी पदार्थ की स्ट्रेंथ नहीं लाते हो, स्ट्रेंथ तो उसमें पहले से होगी, आप दोबारा उसकी स्ट्रेंथ को मॉडिफाई कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट। जैसे दुर्गा अष्टमी के समय दुर्गा जो फेस्टिवल होता है, या उस समय या गणेश उत्सव जब होते हैं, तो जो गणेश जी की बड़ी बड़ी, जो छोटी प्रतिमा होती है वो तो मिट्टी से बनाते हैं, बट जो बड़ी बड़ी प्रतिमा बनाते हैं वहां पे गणेश जी के हाथ पे कोई व्यक्ति झंडा लेके खड़ा है, माता जी के हाथ पे या कंधे पे कोई तलवार लेके खड़ा हुआ है। तो आप सोचो ऐसी प्रतिमा उन्होंने बना दी जिस पर 3-4 इंसान खड़े हो गए, इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई। वो बनी किससे, वो बनी तो मिट्टी से, इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई। जरा उसके पीछे आप जाओगे, बेक ऑफ दी उसको देखोगे ढंग से, तो उसमें लकड़ी का पहले स्ट्रक्चर बनाया गया, फिर उस पर भूसा लगाया गया, फिर घास लगाने के बाद उस पर मिट्टी का लेप लगाया गया, और फिर उस पर माता जी की आकृति को उतारा गया, तब जाकर एक मूर्ति यानी प्रतिमा तैयार होती है। तो यानी कि इसमें मिट्टी क्या कर रही है, मिट्टी तो खाली शेप देने में काम आ रही है, परंतु जो मेन लकड़ी है, जो भूसा है, वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रहा है। तो यानी कि जो लकड़ी है उसने उस मूर्ति में, प्रतिमा में रेनफोर्समेंट का काम किया उस मिट्टी के लिए। ऐसे ही रेनफोर्समेंट का मतलब है किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को एनहेंस करना, और इस पूरी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को रेनफोर्समेंट कहा जाता है। और रेनफोर्समेंट जो मटेरियल करता है, ऐसे मटेरियल को रेनफोर्स्ड मटेरियल कहा जाता है। ऐसे मटेरियल को बच्चों क्या बोलते हैं, रेनफोर्स्ड मटेरियल बोला जाता है। तो अच्छा, मतलब कि मूर्ति में जो रेनफोर्स्ड मटेरियल है वो लकड़ी है, हाँ बिल्कुल वो लकड़ी है। तो सर फिर कंक्रीट का अगर हम देखें, तो कंक्रीट की दोस्ती किससे कराएं, कंक्रीट की दोस्ती ऐसे व्यक्ति से करानी थी जो खुद में डक्टाइल हो, जो खुद में कैसा हो, डक्टाइल हो, जिसकी खुद की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो, बहुत अच्छी हो, और ऐसा जो मटेरियल मिला, और वो साथ में सस्ता भी होना चाहिए। तो ऐसा जो मटेरियल मिला वो कौन मिला, स्टील। और तब से कंक्रीट और स्टील की दोस्ती करा दी, और उससे जो नया स्ट्रक्चर बना उसे आरसीसी कहा गया, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, और भी ऐसे मटेरियल होंगे जो डक्टाइल हैं बट टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी, मान लो दोनों हैं तो सस्ते नहीं होंगे। और एक और बात बताता हूं जो बहुत काम और पते की बात है, सबसे मेन बात ध्यान रखना, भगवान ने इन दोनों की जोड़ी पहले से ही लिख दी थी। जो कंक्रीट का थर्मल कोएफिशिएंट होता है एक्सपांशन का, वही स्टील के बराबर होता है। मतलब अगर हम इससे रिजिड पेवमेंट या रोड वगैरह बनाएंगे सीमेंट कंक्रीट से, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ तो जितना कंक्रीट आगे बढ़ना चाहेगा उतना ही स्टील आगे बढ़ेगा, और जितना कंक्रीट पीछे आएगा उतना ही स्टील पीछे आएगा। मतलब ये दोनों गाना गाएंगे कि ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ कभी ना छोड़ेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि तब से इन जय वीरू की जो दोस्ती है वो बनती चली गई, और जो इससे हमारी मूवी बनी शोले उसका नाम हुआ आरसीसी। क्लियर। सो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आरसीसी इज कंपोजिट मटेरियल, स्टील इज होमोजीनियस मिक्सचर, कंक्रीट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्यों रेनफोर्समेंट किया गया वो आपको समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा पूरा आरसीसी है, जो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इसके आईएस कोड समझ लेते हैं। तो इसका आईएस कोड है आईएस कोड 456-2000। ये हमारा एलएसएम का आईएस कोड है। ठीक है, एलएसएम का आईएस कोड। वहीं पर जो आईएस 456 1978 है वो हमारा आरसीसी का आईएस कोड है, बट डब्ल्यूएसएम का। अच्छा, इसमें एक और बात समझना, ये जो दोनों आईएस कोड हैं ये खाली आरसीसी के नहीं हैं, ये प्लेन एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के आईएस कोड है।
मतलब अगर प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट का आईएस कोड पूछा तो भी यही दोनों होंगे, 1978 डब्ल्यूएसएम और 2000 आरसीसी का। ठीक है, उसके बाद इसमें फिर अमेंडमेंट होते रहते हैं अलग अलग, वो अलग बात है, बट बेस फाउंडेशन ईयर दोनों का यही है। उसके बाद आईएस कोड 800 2007 स्टील का है, वहीं पर इसमें 2007 एलएसएम का है और 1984 डब्ल्यूएसएम का है। ठीक है, तो यहाँ पर 800 जो नंबर है कोड नंबर वो स्टील का है। IS 1343 ये प्री स्ट्रेसिंग का IS कोड है। IS 10262 ये डिजाइन मिक्स का IS कोड है। वहीं पर IS 383 ये फाइन और कोर्स एग्रीगेट का IS कोड है। और IS 875 ये हमारे डिजाइन लोड बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लोड का IS कोड है। अब जो IS कोड 875 है उसके भी बहुत सारे पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक और चीज समझना, IS कोड 516 ये किसका IS कोड है? ये कॉन्क्रीट जो होता है उसकी जो मिक्सिंग होती है, ठीक है, उसकी मिक्सिंग कैसे करना है, उसके नियम, उसकी क्यूरिंग कैसे करना है, कॉन्क्रीट पे टेस्टिंग कैसे होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का प्रोसीजर क्या है, वो सब IS कोड 516 के अकॉर्डिंग चलता है। तो कॉन्क्रीट टेस्टिंग, मिक्सिंग, क्यूरिंग 516, ठीक है। और IS 10262 डिजाइन मिक्स का IS कोड है और 383 फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट का IS कोड है। ठीक, अब सीमेंट कॉन्क्रीट हमारे पास क्या हो गया? इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एग्रीगेट एंड वाटर इन ए लिमिटेड प्रोपोर्शन, इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कोई एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के अंदर हम यहाँ पर सीमेंट और फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं, उसे हम सीमेंट कॉन्क्रीट बोलते हैं। अब इस चैप्टर में सर हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप बता देंगे? ये जो हमारी यूनिट आप हमें पढ़ाने जा रहे हो इसका सर थोड़ा सा फ्लो चार्ट बता देंगे क्या? अरे बिल्कुल बता देंगे, इसका फ्लो चार्ट समझेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है और जो ये सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट भी सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ले लिए तो कोडल प्रोविजन पूरे कवर नहीं हुए, कोडल प्रोविजन करने कोई गया तो थ्योरेटिकल छूट गया। मैं आपको थ्योरेटिकल, कोडल प्रोविजन, प्रैक्टिकल सारे एस्पेक्ट पे पूरा आरसीसी डिस्कस करूंगा। अब जो फ्लो चार्ट है, मैं फ्लो चार्ट किस तरीके से पढ़ाऊंगा वो समझना। आप मुझे बताओ आरसीसी कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले सर सीमेंट कॉन्क्रीट लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या लेना पड़ेगा सर? फिर ना रेनफोर्समेंट लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आरसी को सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए स्टील लेना पड़ेगा। और सर और फिर इससे आरसीसी बन जाएगा सर। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ सीमेंट कॉन्क्रीट कैसे बनेगा? सर सीमेंट कॉन्क्रीट देखो सर सिंपल है, सबसे पहले आपको कोर्स एग्रीगेट लेना पड़ेगा सर, उसके बाद फिर आपको फाइन एग्रीगेट लेना पड़ेगा सर, उसके बाद फिर आपको सीमेंट यानी बाइंडर लेना पड़ेगा, और बाइंडर लेने के बाद आपको सर फिर वाटर मिलाना पड़ेगा, और पानी मिलाने के बाद सर अगर जरूरत पड़े कुछ एडिशनल कुछ करना हो तो फिर आपको एड मिक्सचर्स मिलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये लो मेरा फ्लो चार्ट आप सभी के लिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। पहले मैं पढ़ाऊंगा कोर्स एग्रीगेट, उसके नियम खत्म करूंगा। कोर्स एग्रीगेट आरसीसी बनाने के लिए कैसा होना चाहिए उसके बारे में IS कोड 456। IS कोड हमारे स्टील और आरसीसी में भगवान है, तो जो भगवान के वचन है वो भी बीच बीच में आते चलेंगे। फिर अगला जो आ जाता है वो है सीमेंट के बारे में समझेंगे, फिर वाटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एडमिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये हो गए 5 पार्ट खत्म। फिर 6th पार्ट पे मैं आपको लेके जाऊंगा सीमेंट कॉन्क्रीट। फिर मैं आपको सीमेंट, जब ये सब मिला लेंगे तो सीमेंट कॉन्क्रीट बनेगा ना, तो फिर इसको पढ़ेंगे, और फिर उसको पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको 7th पार्ट रेनफोर्समेंट पे लेके जाऊंगा और फिर चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। इस तरह से हमारा ये पूरा फ्लो चार्ट होगा, ठीक है। अब आपने रामायण देखी होगी, तो रामायण के अंदर जो पूरे किरदार थे वो सब आपको पता होगा, ठीक है। तो जैसे आपने रामायण जब देखी होगी तो रामायण के जो किरदार है, अगर उसको हम रामायण का अगर मतलब राम जी का और सीता जी का और हनुमान जी का अगर हम मनुष्य के रूप में चरित्र की कल्पना करें तो उस अकॉर्डिंग हम देखे, यानी रामचरितमानस को अगर हम समझें तो मोटा मोटा रामायण जो थी वो हुई किस बारे में थी? मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि एक राम जी थे, एक सीता जी थी, दोनों बिछड़ गए, और दोनों को एक करने के लिए जो दोनों को एक करने के लिए हनुमान जी आए, और फिर उन्होंने रावण का सामना करा मिलकर, राम जी और हनुमान जी ने, और फिर मिलकर उनको उनका विनाश करके, ठीक है, और लंका को जलाकर बाकी सारी चीजें, और फिर वापस से राम जी और सीता जी एक हो गए। यही मोटा मोटा एक बेस लाइन है रामायण की। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है आरसीसी, इसमें जो सीमेंट कॉन्क्रीट है ये खुद अपने आप में एक रामायण है। इसमें हर एक 5 आदमी
हर एक पांच आदमी रामायण का किरदार है। और अगली चीज, जैसे इंसानों का जो शरीर है वो पांच तत्वों से मिलकर बना है, वो जो पांच तत्व हैं वो कौन है? हवा है, वायु है, जल है, ठीक है, और अग्नि हो गया, हवा वायु जल अग्नि हो गया, ठीक है, तो ये मिट्टी हो गई। ऐसे पांच तत्वों से मिलकर इंसान का शरीर बना है। ऐसे सीमेंट कंक्रीट है, ये भी पांच तत्वों से मिलकर बना है। इसमें पहला तत्व कौन है? कोर्स एग्रीगेट। तो आइए चालू करते हैं हमारे कोर्स एग्रीगेट के टॉपिक। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, जैसे आपको थोड़ा सा पता होगा एग्रीगेट क्या होता है वो बता देता हूं। जैसे सॉइल है, तो सॉइल हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास होती है वो होती है फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अब जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती हैं उसमें भी दो आ जाती हैं, एक तो आ जाती है क्ले और दूसरी आ जाती है हमारे पास सिल्ट। और वहीं पर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में दो आ जाती हैं, एक आ जाती है सैंड और एक आ जाती है ग्रेवल। अब आप क्या कंफ्यूज होंगे कोर्स एग्रीगेट और कोर्स सॉइल में? कोर्स सॉइल में तो पहले क्लियर कर दूं कि जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है इनका वॉइड रेशियो बहुत ज्यादा होता है, तो जब इन पे लोड लगता है तो ये दब जाती हैं, ये लोड नहीं ले पाती। पर जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है वो लोड कैरी कर सकती हैं, इसलिए उन्हें हम कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अब जब कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं तो एक ग्रेवल कुछ नहीं उखाड़ सकता, एक सैंड कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये मिलकर काम करते हैं, इसलिए मिलकर काम करते हैं तो इनका नाम रख दिया एग्रीगेट्स। अब एग्रीगेट्स में भी जो बड़े हुए उनका नाम रख दिया भैया तुम्हारा आज से नाम हो गया कोर्स एग्रीगेट। आप देख लो कहीं भी सिल्ट क्ले यूज नहीं होती है, सैंड और ग्रेवल ही होते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंक्रीट बनाने में, मोटार बनाने में, ठीक है। और सैंड का नाम रख दिया भैया तुम्हारा आज से नया नाम, तुम्हारा नाम हो गया फाइन एग्रीगेट। तुम सब मिलकर, छोटे छोटे लोग मिलकर काम करोगे तो तुम्हारा नाम फाइन एग्रीगेट, तुम बड़े बड़े लोग मिलकर काम करोगे तुम्हारा नाम कोर्स एग्रीगेट, जो मिलकर कुछ अचीव करे, एग्रीगेट्स। अगला पॉइंट समझना, इनका जो ऑर्डर है, इनका जो साइज है वो 4.75 से 80 mm तक होता है। इनका जो हमारे पास साइज ऑर्डर है वो 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक होता है। इनका जो साइज है वो हमारे पास 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन तक होता है, और इनका जो साइज होता है वो 2 माइक्रोन से भी छोटा होता है। तो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं ग्रेवल्स के बारे में और सैंड के बारे में, इनसे ही हमारा क्या बनता है? मोटार और कंक्रीट बनता है। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे लिखा कोर्स एग्रीगेट, तो कोर्स एग्रीगेट कौन होते हैं? कोर्स एग्रीगेट वह पार्टिकल होते हैं जिनका साइज 4.75 से लेकर कहां तक होता है? 80 mm तक होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये समझना कोर्स एग्रीगेट हमें कैसे ऑब्टेन करने हैं, तो इसके बारे में हमारे भगवान यानी श्री IAS कोड 456 का पहला जो कथन है, कथन स्टेटमेंट है वो क्या है? तो IAS कोड 456 बोलता है कि उनसे पूछा गया कि RCC बनाने में कैसा कोर्स एग्रीगेट लेना है, तो उन्होंने बोला आपको HBGC लेना है। अब आपसे एग्जाम में पूछेंगे HBGC का फुल फॉर्म क्या है, तो HBGC का फुल फॉर्म है हार्ड ब्लास्ट ग्रेनाइट चिप्स। हार्ड ब्लास्ट ग्रेनाइट चिप्स मतलब ग्रेनाइट के टुकड़े लेने कुल मिलाकर, ठीक है। हार्ड ब्लास्ट मतलब ब्लास्टिंग क्या होता है? जो चट्टान होती है, चट्टान को तोड़ेंगे तो चट्टान कौन सी लेनी? ग्रेनाइट वाली ने। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो आपको हर कोई रॉक नहीं लेनी है, आपको ग्रेनाइट लेना है। उसमें भी ब्लास्टिंग करके ग्रेनाइट के आपको टुकड़े मिलेंगे इन दी साइज 4.7 to 80, वो आपको एज अ कोर्स एग्रीगेट इसमें यूज करना है। अब आता है कोर्स एग्रीगेट जब हम यूज करेंगे तो कोर्स एग्रीगेट का फंक्शन क्या होता है सीमेंट कंक्रीट के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फंक्शन है स्ट्रेंथ इंपार्ट करना। सीमेंट कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ इंपार्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ कोर्स एग्रीगेट की। फाइन एग्रीगेट तो बारीक है, बारीक है तो वॉइड रेशियो ज्यादा है, तो वो तो और उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। सीमेंट तो पाउडर है, पानी लिक्विड है, एडमिक्सचर पाउडर या लिक्विड है। तो कहने का मतलब कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ आती है, हम बोलते हैं 7 दिन की, 28 दिन की, वो मेन लाता कौन है? वो मेन लाता ही कोर्स एग्रीगेट। क्लियर है यहां तक? वो मेन कौन लेके आता है? वो मेन लेके आता है कोर्स एग्रीगेट। अब आगे समझेंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट समझना, स्ट्रेंथ इंपार्ट कौन कर रहा है? हमारे पास कंक्रीट कर रहा है, ठीक है। अब कोर्स एग्रीगेट कर रहा है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जितना साइज ज्यादा होगा कोर्स एग्रीगेट का उतना स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, ठीक है। अगला पॉइंट समझना, अगला जो सेकंड पॉइंट है वो ये है
इनका एक और पर्पस है बल्कीनेस इंपार्ट करना। बल्कीनेस का मतलब क्या है? वॉल्यूम इंपार्ट करना। मतलब कंक्रीट का वॉल्यूम इन्हीं की वजह से है। आपके पूरे कंक्रीट का लगभग 80% वॉल्यूम, कंक्रीट का 80% वॉल्यूम लगभग किसके कारण होता है? कोर्स एग्रीगेट के कारण होता है। लगभग 80% वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करते हैं। तीसरा इनका मेन फंक्शन है आपका, ये सस्ते होते हैं, तो इससे जो रिजल्टिंग कंक्रीट बनता है वो भी सस्ता बनता है। इतना सस्ता होता है कि कोई ऑर्डिनरी आदमी भी अपना आशियाना घर, ड्रीम हाउस इससे बनाने का सोच सकता है कंक्रीट से। ठीक है, तो सस्ता भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे फंक्शन जो कि 80% तो वही बैठा हुआ है ना, तो और वो कहां से ऑब्टेन हो रहा है? चट्टान से। तो चीप और साथ में अबंडेंट है, काफी मात्रा में अवेलेबल है अर्थ पर, तो सस्ता हो गया। अब अगला इसमें पॉइंट आता है बच्चों, जैसे सर अभी आपने बोला कि जितना साइज होगा कोर्स एग्रीगेट का उतना ज्यादा कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिलेगी। मतलब जितना ज्यादा हम बड़े पत्थर यूज करेंगे उतना कंक्रीट की अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। पर यह बात समझना कि जब हम नॉर्मल कंक्रीट यूज करें या पीसीसी यूज करें तो हम बड़े पत्थर यूज कर सकते हैं, लार्ज साइज पार्टिकल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो एनी प्रॉब्लम। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब आरसीसी में आता है तो यहां पर हम कोर्स एग्रीगेट का जो साइज है वो ज्यादा नहीं ले सकते, कैन नॉट गो हायर। क्योंकि यहां पर जब अगर हम बड़े पार्टिकल पे गए तो साथ में जो कॉम्पैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रेनफोर्समेंट भी आना है, तो कंजेशन पहले से ही है, तो कॉम्पैक्शन पुअर हो जाएगा। अगर हम साइज, पार्टिकल साइज बढ़ाने गए कोर्स एग्रीगेट का, तो दो सरिये के बीच में बड़ा पत्थर आ गया तो वो ढंग से कंक्रीट उसके नीचे जा ही नहीं पाएगा, तो वहां वॉइड क्रिएट हो जाएगा, तो क्रैक्स आ सकते हैं लोड लगने पर, या बहुत सारे बड़े बड़े वॉइड्स आ जाएंगे। सो आरसीसी में ज्यादा बड़ा पार्टिकल यूज नहीं करना है। तो इसके लिए हमारे श्री आईएएस कोड क्या बोलते हैं? तो आईएएस कोड का अगला नियम, आईएएस कोड इसमें बोलते हैं कि अगर नॉर्मल आरसीसी स्ट्रक्चर है, नॉर्मल आरसीसी स्ट्रक्चर है, तो जो मैक्सिमम साइज है, क्या है? मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट should not be more than ओवरऑल डेप्थ, जो भी मेंबर की, जो भी बीम है, स्लैब है, फुटिंग है, उसका जो ओवरऑल डेप्थ है मतलब थिकनेस डिवाइडेड बाय 4 और 20 mm विच एवर इज मोर। ठीक है, इन दोनों में से जो भी हो वो ज्यादा होना चाहिए। इसमें भी ट्रिक बताता हूं कि कैसे ये आपको याद रखना है। यहां मोर आएगा या लेस, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो मैंने लिखा है यहां पे भी गलत लिखा हुआ है, कुछ गलती है। कैसे गलती पकड़ोगे? अगर यहां शुड नॉट बी मोर लिखा है तो यहां पे ध्यान रखना, जो यहां लिखेंगे शुड नॉट बी मोर लिखा तो यहां पर विच एवर इज लेस आएगा, और यहां शुड नॉट बी लेस लिखा तो वहां विच एवर इज मोर आएगा। क्लियर है? ये ट्रिक ध्यान रखना। और दूसरा ऐसे भी सोचना, कॉमन सेंस वाइज सोचना कि ज्यादा होने में दिक्कत है, इसलिए जितना छोटा उतना बेहतर, इसलिए विच एवर इज लेस, जो छोटी वैल्यू की दोनों में से वो अडॉप्ट करेंगे। अगली कंडीशन है, अगर हैवीली रेनफोर्स्ड मेंबर है, कैसा मेंबर है? हैवीली रेनफोर्स्ड मेंबर है, उसमें ज्यादा रेनफोर्समेंट है, तो अगर इतना साइज भी दिया तो कंजेशन काफी हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या नियम बनाएगा जरा पहले वो समझेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कंक्रीट या जो आरसीसी उसको समझना पड़ेगा। अब यहां पर समझें, तो जैसे मान लो कि ये हमारे रेनफोर्समेंट वायर है, तो इसमें क्या होता है, जो रेनफोर्समेंट का बॉटम है उससे जो बीम का बॉटम है वहां से वहां तक की जो दूरी है उसे हम बोलते हैं क्लियर कवर। क्या बोलते हैं? क्लियर कवर। वहीं पे 2 बार की जो बीच की दूरी है, उस 2 बार के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? क्लियर स्पेसिंग। क्या बोलते हैं हम? क्लियर स्पेसिंग। तो एक हो गया क्लियर कवर और एक हो गया क्लियर स्पेसिंग। 2 बार के बीच की इन टू इन डिस्टेंस इज क्लियर स्पेसिंग, और बार के बॉटम से बीम के बॉटम तक क्लियर कवर। तो इसमें नियम है, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड नॉट बी मोर देन क्लियर कवर -5 mm और क्लियर स्पेसिंग -5 mm। क्लियर स्पेसिंग -5 mm।
तो क्लियर कवर -5 या क्लियर स्पेसिंग -5, इतना आपको मेनली ध्यान रखना है। नॉर्मल कंडीशन में ओवरऑल डेथ बाय 4 या 20 mm विच एवर इज लेस, और साथ में अगर हेवीली रेनफोर्स है तो क्लियर कवर -5 और क्लियर स्पेसिंग -5। तो यहां पर जो हमने लिखा ये पूरा जो मैंने आपको बताया पूरा यहां पे लिखा हुआ है। द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये आईएस कोड की लाइन है, शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना हो उतना अच्छा, बट विद इन दी लिमिट स्पेसिफाइड, जितना लिमिट में हो उतना रखना आरसीसी में, बट इन नो केस ग्रेटर देन 1/4 दी मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर, provided that the concrete can be placed without difficulty, मतलब proper compaction, so as to surround all the reinforcement thoroughly and fill the corner. For most work 20 mm aggregate is suitable, मतलब 1/4 or 20 whichever is more, normal condition. When there is no restriction to the flow, मतलब concrete को जाने में दिक्कत ना है, compaction में दिक्कत ना है, तो आप 40 mm या उससे बड़े पार्टिकल भी दे सकते हैं, प्रॉब्लम ना आए तो। In concrete element with thin section, closely spaced reinforcement or small cover, consideration should be given to use of 10 mm. अगर बहुत पास पास रखा हुआ है, कवर बहुत कम है, तो 10 mm से बड़ा साइज नहीं लेना है। The size of aggregate should be 5 mm less than the clear spacing between reinforcement और clear cover -5 for heavily reinforced member। ये सारी लाइन आईएस कोड की जो मैंने कम शब्दों में यहाँ बता दी, ठीक है। साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर इकोनॉमी द मैक्सिमम साइज शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, बट इन नो केस 1/4 द मिनिमम थिकनेस। फॉर रेनफोर्स सेक्शन मैक्सिमम साइज शुड बी एटलीस्ट 5 mm लेस देन द क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द रेनफोर्समेंट एंड आल्सो एटलीस्ट 5 mm लेस देन द क्लियर कवर। क्लियर कवर -5 और क्लियर स्पेसिंग -5। एग्रीगेट मोर देन 20 mm साइज आर सेल्डम यूज फॉर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। सेल्डम मतलब बहुत रेयर केस में यूज किए जाएंगे, ठीक। तो नॉमिनल मैक्सिमम साइज मैंने आपको दोनों नियम बता दिए, 40 mm जब प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं बच्चों, इसके पहले हमारा एक और जो यहाँ पर पार्ट है वो है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दैट इज फाइन एग्रीगेट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, फाइन एग्रीगेट। देखो फाइन एग्रीगेट कौन होगा, सैंड होगा। फाइन एग्रीगेट का जो साइज है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, तो फाइन एग्रीगेट का जो साइज है वो होता है हमारे पास 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक। ये फाइन एग्रीगेट का हमारे पास साइज होता है। अगला आता है फाइन एग्रीगेट का फंक्शन क्या होता है आरसीसी के अंदर। तो देखो एक फंक्शन तो इनका होता है प्लास्टिसिटी इंपार्ट करना, मतलब वो जो शेप गेन कर पा रहा है कॉन्क्रीट, उसका मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर सैंड ही है। सैंड नहीं, खाली ग्रेवल और सीमेंट का और पानी, तो शेप प्रॉपर नहीं आ पाएगा। अगला यूनिफॉर्मिटी, मतलब पूरा मिक्स एक जैसा बनाना। साथ में वर्केबिलिटी मेंटेन करना, वर्केबिलिटी का भी मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फाइन एग्रीगेट ही है, ठीक है। तो ये हमारे मेन है। और साथ में जो श्रिंकेज आ सकता है उस श्रिंकेज को भी रिड्यूस करना, और साथ में एक सरफेस फिनिशिंग, प्रॉपर फिनिशिंग मिलना सरफेस को, ये भी पर्पस सैंड का है। अच्छा अगला इसमें पॉइंट समझना, जो हमारे पास सैंड होता है, ठीक है, उसको कितने जोन में डिवाइड किया गया आईएस कोड के द्वारा, टोटल 4 जोन में डिवाइड किया गया। इसमें आ जाता है हमारे पास जोन 1, एक आ जाता है जोन 2, एक आ जाता है जोन 3, एक आ जाता है हमारे पास जोन 4। कैसे ऑर्डर में कराए, साइज के बढ़ते क्रम या साइज से घटते क्रम, तो इसमें सीखना। यहाँ पे जो साइज होता है वो कोर्स पार्टिकल होते हैं, इसी रेंज के थोड़े बड़े पार्टिकल, इसमें होते हैं मीडियम साइज पार्टिकल, इसमें होते हैं फाइन सैंड पार्टिकल, और इसमें होते हैं वेरी फाइन सैंड पार्टिकल। मतलब साइज के घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जोन 1 टू जोन 4, मतलब 4 से बनाएंगे तो साइज बढ़ेगा, 1 टू 4 जाएंगे तो कम होगा, ये पूछते हैं एग्जाम के अंदर। इसमें यह भी ध्यान रखना सबसे स्टैंडर्ड कौन सा है, स्टैंडर्ड जो सैंड है वो जोन 2 सैंड है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट आते हैं, इससे जो कॉन्क्रीट बनता है वो काफी अच्छा बनता है, इन बाकी 3 से नहीं बनता है। और इसका एक और नाम ध्यान रखना, इसको एन्नोर सैंड भी कहा जाता है, क्योंकि तमिलनाडु में एक जगह है एन्नोर नाम से, और एन्नोर में जो सैंड पाई जाती है उसका साइज इसी साइज ऑर्डर का होता है, तो इसलिए एन्नोर सैंड भी इसे कहा जाता है। तो ये हमने सैंड के बारे में डिस्कस करा। अगला हमारे पास आता है सीमेंट। सीमेंट कौन है, अब ये समझना,
कि जो कोर सेग्रीगेट कौन है, मतलब पूरी रामायण टिकी हुई किस पे थी, राम जी के ऊपर। सारी शक्तियां किसके पास थी, राम जी के पास। ठीक है, तो कहने का बट वो अधूरे थे, किनके, सीता जी के बिना वो अधूरे थे। तो ऐसे ही कोर सेग्रीगेट ही हमारा कौन है, राम जी है। पूरी कॉन्क्रीट की स्ट्रेन 80% वॉल्यूम वो कर रहा है, बट सीता जी के बिना वो अधूरा है, मतलब फाइन एग्रीगेट के बिना वो अधूरा है। तो फाइन एग्रीगेट हो गई सीता जी, कोर सेग्रीगेट हो गए राम जी। पर इनका काम था, इनका मेन हमारा पर्पस है कि कोर सेग्रीगेट क्या बोल रहा है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम बहुत सारे लोग मिलकर कुछ काम करेंगे। फाइन एग्रीगेट एक सेंड कुछ नहीं करेगा, बहुत सारी सेंड मिलकर वो पर्पस फुलफिल करेगी। तो इनको बांधेगा कौन, तो रामायण के अंदर राम जी और सीता जी को मिलाने कौन आए थे, हनुमान जी आए थे। उनके बिना क्या वो कभी मिल पाते, क्या लंका तक वो पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते। तो कहने का मतलब इनको मिलाने कौन आएगा, बाइंडर। और सीमेंट का मेन काम क्या है, बाइंड करना कोर्स एग्रीगेट को और फाइन एग्रीगेट को। तो ये हमारा बाइंडिंग एजेंट है। सीमेंट का जो पार्टिकल साइज होता है वो ध्यान रखना है, वो 90 माइक्रोन से कम होना चाहिए सीमेंट का साइज। द सीमेंट का जो कंडीशन है, आईएस कोड है, एक 33 ग्रेड की सीमेंट होती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, उसका आईएस कोड। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होती है, पोर्टलैंड प्लोजोलाना है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट है, सल्फेट, सबके आईएस कोड यहां पर मैंने लिख दिए, इनको आप यहां से रीड आउट कर सकते हैं। अब सीमेंट में एक और पॉइंट समझना, जो हमारे पास सीमेंट है वो कई अलग अलग प्रकार की, जो सबसे नॉर्मल सीमेंट है, ठीक है, जो सबसे पहली बार डेवलप हुई थी नॉर्मल सीमेंट, उसको ओपीसी कहा जाता है, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, अब जो सीमेंट जो होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, कौन सी स्ट्रेंथ, उसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। सीमेंट कोई लोड तो कैरी करेगी नहीं, सीमेंट का काम तो बाइंड करना है, तो वो कितना अच्छा बाइंड कर पा रही है, वो मेनली डिपेंड करती है फाइननेस के अंदर। ठीक है, अब सीमेंट की फाइननेस के बारे में समझना। सीमेंट की फाइननेस जो हम पता करते हैं वो सीव एनालिसिस के द्वारा करते हैं या ब्लेन एयर परमिएबिलिटी टेस्ट के द्वारा पता करते हैं। तो इसमें एक एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, इसमें ध्यान रखना कि ब्लेन एयर परमिएबिलिटी में टेस्ट सीमेंट की फाइननेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया के आधार पर निकाली जाती है। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया अपॉन वेट ऑफ द सब्सटेंस, और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम या मीटर स्क्वायर पर ग्राम, पर मेनली हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम लेते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया में यह भी ध्यान रखना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइननेस। मतलब ये मत समझना कि जितना फाइननेस कम होगा उतना ऐसे से कम होगा, जितना मतलब जितना ऐसे से ज्यादा है उतना फाइननेस ज्यादा है, जितना ऐसे से कम उतना फाइननेस कम। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय यूनिट वेट। इसमें यह भी समझना, जब हम सीव टेस्ट करते हैं तो हम 90 माइक्रोन की सीव लेते हैं, उसको नो नंबर सीव कहा जाता है। और टेस्टिंग का रिजल्ट मेन ध्यान रखना, जो परसेंटेज वेट रिटेंड है, जो परसेंटेज वेट रिटेंड है सीव टेस्ट के अंदर सीमेंट का, मतलब वह सीमेंट होनी चाहिए जिसको अगर 90 माइक्रोन की छन्नी पे हमने डाला तो जो परसेंटेज वेट रिटेन है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नो नंबर की छन्नी का मतलब क्या है, 90 माइक्रोन सीव। अगला जो पॉइंट है, ब्लेन एयर परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग समझना, जो भी सीमेंट हो उसका ऐसे से किसी भी कीमत में 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी सीमेंट का साइज पार्टिकल 90 माइक्रोन से बड़ा है या उसका परसेंटेज वेट रिटर्न नो नंबर की छन्नी यानी 90 माइक्रोन की सीव पर 10 से अधिक आ रहा है, या उसका ऐसे से 2250 से कम है, तो वो सीमेंट नहीं, वो वेस्टेज है, उसको फेंक दो। अगर ये फॉलो कर रहा है तो वही गुड क्वालिटी सीमेंट है। अब वो जो गुड क्वालिटी सीमेंट है, वो जो ओपीसी है, उसको अब 3 अलग अलग ग्रेड में डिवाइड किया गया। ठीक है, यानी अब हम समझने चल रहे हैं ग्रेड ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट को कितने ग्रेड में डिवाइड करा, तो सीमेंट को डिवाइड करा ओपीसी 33, ओपीसी 43 और एक और हमने डिवाइड करा ओपीसी 53। इसमें से बस मेन ध्यान रखना, इसमें से स्टैंडर्ड ग्रेड किसको मानते हैं, तो जो हम स्टैंडर्ड ग्रेड मानते हैं वो हम मानते हैं ओपीसी 43। 53 में स्ट्रेंथ ज्यादा है बट क्रैक्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। 33 में स्ट्रेंथ कम है भले क्रैक कम है, 43 में स्ट्रेंथ भी मीडियम है क्रैक भी मीडियम है, इसलिए 43 को स्टैंडर्ड माना जाता है।
अगला इसमें एक और पॉइंट समझना, ये ओपीसी 43 के अंदर ये 43 क्या है, ये 43 क्या है इसको समझते हैं। तो ये किस अकॉर्डिंग हमने लिखा, ये एक्चुअल में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। कौन सी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बाइंडिंग वाली। बाइंडिंग में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है किसकी, ये सीमेंट की स्ट्रेंथ है, या फिर इसको सीमेंट मोटार की भी स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। और ये कब पर है, आफ्टर 28 डेज ऑफ टेस्टिंग, मतलब 28 दिन की स्ट्रेंथ है ये मोटार की या सीमेंट की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब कैसे करते हैं सर ये वाला टेस्ट, थोड़ा सा कुछ बताएंगे? अरे बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, वो समझेंगे। यहां पर एक क्यूब लिया जाता है, ठीक है, जो क्यूब है उसका साइज क्या लेते हैं, 7.07 बाय 7.07 सेंटीमीटर, और ऐसे अंदर की तरफ भी होता है 7.07 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसा पूरा यहां पर हमारे पास स्पेसिमेन होता है, ऐसा क्यूबिकल स्पेस, ऐसा पूरा क्यूब लिया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे 3 क्यूब बनाएंगे और उन 3 क्यूब को 28 दिन पे टेस्ट करेंगे। तो उनकी जो 3 की जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, वो किसी भी कंडीशन में अगर 43 से कम ना आए तो एसी ग्रेड सीमेंट को हम ओपीसी 43 बोलते हैं। 33 से कम ना आए तो उसे ओपीसी 33 कहा जाता है, और 53 से कम ना आए तो ओपीसी 53 कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक बात तो ध्यान रखना, इस टेस्ट को करने के लिए सीमेंट सेंड का रेशो 1:3 लिया जाता है। सेंड का जो यहाँ पर मास होता है वो हम 500 ग्राम लेते हैं, और जो सीमेंट का मास होता है इसको टेस्ट को करने के लिए 167 ग्राम लिया जाता है। ऐसा क्यों लेते हैं, ऐसा इसलिए लेते हो कि इससे परफेक्ट, जब इतना मिलाते हैं और पानी मिलाते हैं तो परफेक्ट इस साइज के 3 क्यूब बन जाते हैं, तो ना मटेरियल कम पड़ा ना वेस्टेज, इसलिए साइज लिया जाता है। सर ये 7.07 ही लेते हैं, नहीं, पहले 5 बाय 5 बाय 5 लिया जाता था, बट अब वो बंद हो गया है, अब 7.07। सर ये 7.07 इतना गंदा फिगर कहां से आया, ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि जब आप 7.07 को 7.07 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो टॉप का एरिया आएगा वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर परफेक्ट आता है। तो मशीन में जब रखा तो सीधे जिस लोड पर वो फेल हुआ वो लोड नोट कर लिया और 50 का डिवाइड करा तो उससे स्ट्रेंथ आ जाती फटाक से, इसलिए ऐसा ऑड फिगर लिया गया है 7.07 बाय 7.07 बाय 7.07 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें एक ध्यान रखना, ओपीसी 33 वो होता है जिसका ऐसे से स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। 43 वो होता है जिसका ऐसे से लगभग 2250 से लेकर 3400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है, और ओपीसी 43 होता है जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया 3400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से ज्यादा होता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा पूरे सीमेंट के बारे में, बाइंडर के बारे में। अब इसमें एक और आता है कि जो हमारा यहाँ पर सीमेंटिशियस जो बाइंडर होते हैं, जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, बाइंडर जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक होते हैं सीमेंटिशियस मटेरियल जो पैदाइशी बाइंडिंग रखते हैं, उसमें कुछ नहीं करना, बट आजकल ऐसे भी कुछ मटेरियल हैं जिनमें बाइंडिंग डेवलप की जा सकती है, और ऐसे मटेरियल को पोजोलानिक मटेरियल कहा जाता है। ऐसे जो मटेरियल हैं वो दुनिया में पहली बार पुजोली नामक गांव से मिले थे, जो रोमन साम्राज्य में था। पुजोली नामक गांव, पहला मटेरियल ऐसा वहां मिला था, इसलिए इनका नाम पोजोलानिक हो गया। पोजोलानिक मटेरियल वैसे होते हैं जिनमें पैदाइशी बाइंडिंग नहीं होती, अगर उनको हम लाइम के साथ में मिला दें और प्लस पानी मिला दें तो उनमें बाइंडिंग आने लगती है, उनको पोजोलानिक कहा जाता है। जैसे हमारे पास जो फ्लाई ऐश होती है, जो राइस हस्क चावल के भूसे की जो राख होती है, जैसे सुर्खी होता है, जो ब्रिक्स का चूरा होता है, ऐसे और भी कई सारे हैं। ठीक है, वहीं पे सीमेंटिशियस में एक जीजीबीएस भी होता है, ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जो पिग आयरन के मैन्युफैक्चरिंग से बनता है। सीमेंटिशियस में 2 आ जाते हैं जिनमें कुछ नहीं करना, पानी डालो और कमाल देखो, तो वो सीमेंट है और वो लाइम है, ये 2 हो गए। ठीक है, अगला इसमें हम पॉइंट समझते हैं एक और, जो ये मेटाक्योलाइन है, इसके बारे में कभी पूछ सकते हैं। मेटाक्योलाइन क्या है, मेटाक्योलाइन भी एक पोजोलानिक मटेरियल,
ये एक प्रकार से एक मिट्टी है, पोजोलानिक मटेरियल है। इसमें अगर लाइम मिला दो तो ये भी सीमेंट बाइंडिंग का काम करती है। तो मेटाक्यूलाइन की फाइननेस कितनी होती है, ये है 700 टू 900 मीटर स्क्वायर पर केजी। इतना ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। और कैसे ऑब्टेन होती है, केओलिनिटिक क्ले जो होती है, क्ले के 3 मिनरल होते हैं, केओलिनाइट, इलाइट, मॉन्ट मोलिनोनाइट। तो जो केओलिनाइट वाली मिनरल वाली मिट्टी होती है, अगर उसको इस टेम्परेचर पे गर्म करें तो ये मटेरियल हमें ऑब्टेन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब हम आते हैं बच्चों वाटर पे, पानी। अब जैसे सर आपने ये तो बता दिया कि जो राम जी हैं वो कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट सीता जी और हनुमान जी ने आके उनको मिलाया, तो हनुमान जी जो है वो कौन है, हमारे सीमेंट है। अब सर फिर वाटर कौन है, तो अब समझना। अब क्या हुआ, हनुमान जी जब हुए, जब उनका इस धरती पे आगमन हुआ तो बड़े शरारती थे, ठीक है, शरारती बच्चे थे, उनको बहुत सारी शक्तियां मिली थी बचपन, बट वो शरारत के चक्कर में कहीं भी यहाँ जाना वहां जाना, हवा में उड़ना, डिस्टर्ब करना, और एक बार तो सूरज को खा लिया, आपको पता होगा, बड़े शरारती बालक थे। तो अब क्या हुआ कि भगवान को लगा शरारत करेंगे तो ये बहुत सारी अलग अलग चीजें करेंगे, तो उनको श्राप दे दिया, या उनको ऐसा बोला गया कि आपकी जो शक्ति वो आपसे वापस ली जाती है, और जब समय आएगा तो एक विद्वान आएंगे और वो आपको आपकी शक्ति का बोध कराएंगे, और तब फिर आप वापस से वही सारी शक्तियों का स्मरण करने के बाद उनको उपयोग कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। अब हुआ क्या कि जब जरूरत पड़ी हनुमान जी की और समुद्र को लांग कर लंका जाने की जब जरूरत पड़ी, तो वो सोच रहे थे कि मैं कैसे करूं, तब वहां पे जामवंत जी आते हैं और वो आकर उनको उनकी शक्तियों का बोध कराते हैं, स्मरण कराते हैं, और तब जाकर हमारे हनुमान जी समुद्र को भी लांग कर लंका तक पहुंच जाते हैं और हिमालय से संजीवनी बूटी भी ले आते हैं। तो ये जो उनको उनकी शक्तियों का बोध कराया, वो किसने कराया, जामवंत ने। यानी जो यहाँ वाटर है वो कौन है, जामवंत। कहने का मतलब वाटर का मेन पर्पस क्या है, ये जो सीमेंट है, सीमेंट तो खाली पाउडर है, बिना पानी के सीमेंट की कोई औकात नहीं कि वो बाइंड कर पाए। कहने का मेरा मतलब यह है कि जो सीमेंट है उसमें जब हम पानी मिलाएंगे तब जाकर CSH जेल बनेगा। CSH जेल का मतलब है बॉक्स कंपाउंड, कैल्शियम सिलिका हाइड्रा जेल, और प्लस यहां पे डेवलप होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन जो लिबरेट होगी। तो कहने का यह मतलब है कि वाटर का मेन काम क्या है, सीमेंट के साथ हाइड्रेशन रिएक्शन करना। जब वो हाइड्रेशन, हाइड्रा का एडिशन, वाटर एडिशन जब वो करेगा तभी प्रॉपर बॉक्स कंपाउंड बनेंगे, और जब बॉक्स कंपाउंड बनेंगे तभी कंक्रीट के अच्छे दिन आएंगे, तभी उसमें स्ट्रेंथ आएगी। अब पानी के लिए कुछ मेन आपको बात ध्यान रखनी, एग्जाम में पूछते हैं कि हम वाटर का यूज आरसीसी में कहां कहां करते हैं। तो हम वाटर का यूज आरसीसी में मेन 2 कारण में करते हैं, एक तो हम करते हैं मिक्सिंग के अंदर और दूसरा हम करते हैं क्यूरिंग के अंदर। अगली बात आती है जब वाटर का यूज कर रहे हैं तो कैसा वाटर यूज कर सकते हैं। तो आप मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, बट ऐसा IAS कोड खुद बोलता है, जो आपका पीने योग्य पानी है, जो वानी आपका पीने योग्य है, ऐसे वाटर को आप घड़े में भरते हो, और जिसे घड़े में भरो उसे पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। तो IAS कोड बोलता है पोर्टेबल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग इन RCC2, कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। जो पीने योग्य है उसमें हार्मफुल केमिकल्स कम होंगे, कंपाउंड्स कम होंगे, तो उसको आप कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। अगला, उसमें आपसे पूछेंगे सी वाटर, जो समुद्र का पानी है, क्या उसे हम RCC या प्री स्ट्रेस कंक्रीट में मिक्सिंग क्यूरिंग में यूज कर सकते हैं क्या। तो IAS कोड बोलता है कतई नहीं, कर भी मत लेना, भूल के भी मत लेना। आगे IAS कोड बोलता है हाँ, अगर आप चाहते हो कि PCC या नॉर्मल कंक्रीट के अंदर आप सी वाटर यूज करना चाहते हो तो आप मिक्सिंग में तो नहीं ले सकते, बट क्यूरिंग के अंदर अगर अनअवॉइडेबल कंडीशन है कि आप बिल्कुल भी, आपके पास कोई दूसरा सोर्स अवेलेबल नहीं है, तब आप ले सकते। ओनली इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड नॉर्मल कंक्रीट, वो भी मिक्सिंग में नहीं, ओनली क्यूरिंग के अंदर। ठीक है। अगला पॉइंट पानी के बारे में ध्यान रखना कि पानी जो है उसका pH जो है वो किसी भी कीमत में 6 से कम नहीं होना चाहिए। 6 से कम, सर 6 से ज्यादा भूल जाऊंगा मैं, तो कोई ट्रिक बता दो। ऐसे ध्यान रखना जो पानी है वो एसिडिक नहीं होना चाहिए,
सर ये कैसे याद रखूं? एक सिंपल कॉन्सेप्ट देता हूं, जो जो हमारा सीमेंट है, सीमेंट में मेन कौन बैठा है? 60-70% कैल्शियम। कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड बैठा है? लाइम। लाइम क्या है? CaO। CaO क्या है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मेनली क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर पानी बेसिक हुआ तो चलेगा, एसिडिक पानी हो गया तो वो सीमेंट के लाइम से मिलकर सॉल्ट और कुछ ऐसे कंपाउंड बना देगा जो सीमेंट के अच्छे दिन नहीं आने देंगे, कंक्रीट खराब हो जाएगा। इसलिए पानी एसिडिक नहीं होना चाहिए, ऐसे याद रखना, 6 से कम नहीं। आज सुन लिया, 4 महीने बाद भूल जाओगे, इसलिए अब आज के बाद ध्यान रहेगा, पानी एसिडिक नहीं मतलब 6 से कम नहीं। अगला, अब इसमें हमें ये कंसंट्रेशन याद रखना है, ऑर्गेनिक फलाना फलाना। एक ट्रिक देखता हूं, एक ट्रिक दे रहा हूं याद करने की, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ये जो इंप्यूरिटीज हैं, इन इंप्यूरिटीज को याद करने की एक ट्रिक दे रहा हूं, मेरी गारंटी कभी जीवन में नहीं भूलोगे, हमेशा याद करोगे ये ट्रिक। अब वो ट्रिक समझना, mg पर लीटर या ppm में ट्रिक दे रहा हूं। इसमें ट्रिक ऐसे याद करना, जैसे मान लो कि आप कुछ भी राइमिंग बना सकते हो। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के जो हमारे सीएम हैं, ठीक है, वो शिवराज चौहान है, तो उससे आप याद कर सकते हैं, ओ शिवराज चौहान, OSCSI। तो यहां पर ओ मतलब ओ बोलने के लिए, एस मतलब शिवराज जी, चौहान, और एस मतलब सिंधिया, और सिंधिया में आता है आई, ओ शिवराज चौहान सिंधिया। ऐसे आप जो भी आपको राइमिंग बनानी उससे आप बना सकते हैं, OSCSI। तो ओ मतलब कौन है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एस मतलब कौन है? एस का मतलब है सल्फेट। सी का मतलब कौन है? क्लोराइड। 2 बार एस आ रहे हैं, ये भी उलझ मत जाना, नीचे वाले में सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड थोड़ा ज्यादा भी चलेगा, और आई का मतलब है इनऑर्गेनिक। तो ओ शिवराज चौहान सिंधिया, ऐसे आपको याद रखना है। OSCSI, नीचे हमारे पास क्या है? सस्पेंडेड है। अब इसकी लिमिट बताता हूं, 200, 400, 500, 2000, 3000। बोलो 2-3 बार, 200, 400, 500, 2000, 3000, 200, 400, 500, 2000, 3000, 200, 400, 500, 2000, 3000, 200, 400, 500, ये आता है एग्जाम में, हाँ इसलिए इतना कर रहा हूं। 200, 400, 500, 2000, 3000। यहाँ जो 500 है, इसमें ध्यान रखना, ये आरसीसी के लिए 500 है। अगर मान लो कि प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट है, सॉरी प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट है, तो ये 2000 भी चलेगा, बस इसमें ही ये लिमिट है। बाकी सबका 200, 400, 500, 2000, 200, 400, 500, 2000, 3000। OSCSI, OSCSI सस्पेंडेड भैया नीचे हैं, OSCSI हो गई याद। अरे वाटर में सब पढ़ा दिया, मिक्सिंग क्यूरिंग के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप इसी तरह से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पे कवर कर लिया, वाटर, आरसीसी, मिक्सिंग क्यूरिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक की हमने लिमिट्स मैंने आपको बता दी, ये उसी ऑर्डर में यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, है ना, उसी ऑर्डर में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, बस थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया ताकि आपको याद रखने में आसान है। तो ये था बच्चों हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने आरसीसी का पहली यूनिट, इंट्रोडक्शन टू आरसीसी का पहला पार्ट डिस्कस करा, जहां पर हमने कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, देन सीमेंट और देन वाटर कवर अप किया। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा अगला पार्ट, दैट इज कॉन्क्रीट के बारे में। और कॉन्क्रीट तो क्या ही बताएं, बहुत ही खतरनाक पार्ट। कॉन्क्रीट से पहले पढ़ेंगे एडमिक्सचर, और एडमिक्सचर के बाद हम चलेंगे कॉन्क्रीट पर। कॉन्क्रीट खत्म होने के बाद रेनफोर्समेंट। तो अगर इसी तरह से आप भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल्ड मींस फॉर क्रैश कोर्स, अगर आप एसएससी जे की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास कुछ टाइम अवेलेबल है। सारे सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ एक स्पीडी रिवीजन आपको यहाँ मिलेगा, एक फास्ट ट्रैक बैच यहाँ पे अवेलेबल है एसएससी जे का क्रैश कोर्स। 20 अगस्त तक अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको 500 का इसमें ऑफ होगा। टेस्ट सीरीज भी साथ में इसमें अवेलेबल है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट्स के बेहतरीन सेशंस, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर होंगे, कुछ भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, फ्लूइड मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल और आरसीसी अभी चल रहा है। तो आप अगर एसएससी जे का सपना लिए हो तो आपको पता है इस बार एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके लिए एसएससी में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हो, इसी एसएससी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो प्री के अंदर, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस क्रैश कोर्स की
सेशन के अंदर। इसके लिए आपको AEC प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। और अगर आप इस सेशन का PDF चाहते हैं तो आपको ये AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल पे मिलेगा। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हमारे AEC YT चैनल के सारे अपडेट्स और PDF मिल पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।